friends. So now we are again doing a little bit important topic or our third video of the chapter French Revolution, which is of class 9th NCERT of the book Contemporary India and the Contemporary World Part 1. And here we are doing the topic the France becomes a constitutional monarchy. So as by suggesting this name the constitutional monarchy आई मतलब कि monarchy भी है constitutional भी, अब ये कैसे है? अब ये ऐसे भी हो सकता है constitutional है मतलब कि national assembly, monarchy है मतलब कि state general, इसलिए चलो आगे जब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा. तो इधर यूज़ हुआ है द नेशनल. अब 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ख़त्म कर दिया था और उन्होंने बनाया कब था 20 जून के लाइक जस्ट आसपास ही. ओके लिव दैट. नाउ दीज अब ये जो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अपनी जो पावर्स बताई थी वो थी कि these powers instead of being concentrated in the hands of one person. Wait a second. Yeah. So these powers instead of being concentrated in hands of one person were now separated and assigned to different institutions. मतलब तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आएगा. अब ये जितने भी पावर्स जो थी ये अब हर एक पर्सन मतलब जो पॉपुलेशन का जो हर एक पार्ट था पर्सन वो सब उनके हाथ में, थर्ड स्टेट हो चाहे फर्स्ट स्टेट हो या चाहे सेकंड स्टेट हो, सबके पास उनका सेपरेटेड उनकी पावर्स थी उन्हीं के हैंड्स में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से उनको असाइन करवाई गई थी. एंड व्हाट वर दोज इंस्टीट्यूशंस? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो यही से ही फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बताया गया. अब कमिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, तो उसकी जो पावर्स अब जो थी वो नेशनल असेंबली ने जो बनाया था यही कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी और वहाँ पे रेस्ट ऑफ द फ्रांस में सारी लड़ाइयाँ हो गई थी तो ये वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है. 1791 इज़ देयर. अब सिटीजन्स जो थे अब वो भी अब इलेक्शन में पार्ट ले सकते थे. यहाँ पे कौन से सिटीजन्स की बात हुई है? जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, विच पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इधर ये कुछ नहीं है, ये नेशनल असेंबली के बारे में बात हो रही है. इधर जो सिटीजन्स जो थे जो इलेक्शन में खड़े हो सकते थे दैट वाज द थर्ड असेंबली हु टर्न द चूज ऑफ द असेंबली. नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट. लेकिन अभी भी हर एक सिटीज़न के पास वोट करने का राइट नहीं था. वैसे पुअर पीपल को भी राइट था लेकिन एक उन्होंने वो रखी थी, जैसे हमारा यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी है ना, बस वही है कि 18 ईयर्स से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है. लेकिन इधर ये था कि मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज जो 3 days ऑफ लेबर्स मतलब एक लेबर है उसका 3 days का जो उसको वेजेस मिलते हैं जो उतने टैक्स पे कर सकता हो और वो 25 ईयर्स के ऊपर हो. ये इन्होंने अजीब सी रखी हुई थी. अब हमें तो बस याद ही करना है. तो ये जब पे कर सकता हो ईज़िली वो वोट कर सकता है, मतलब उसको थोड़ा सा हम रिच के कैटेगरी के अंदर भी ला सकते हैं. तो इन्हीं सबको हम एक्टिव सिटीजन्स भी कहते थे जो वोट कर सकते थे. अब रिमेनिंग बच गए. अब रिमेनिंग कौन बचे? जो 25 ईयर्स से नीचे थे और अभी भी वुमेंस को वोट का राइट नहीं था. चाहे नेशनल असेंबली ने बनाया हुआ लेकिन तब भी वुमेंस को राइट नहीं था. और रिमेनिंग मैन जो 25 ईयर्स से नीचे थे और वुमेन सारी ये सब पैसिव सिटीजन्स थे. मतलब कि अगर आता है कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स बताओ तो ये कुछ नहीं है. एक्टिव बस वही है जो वोट कर सकते थे, पैसिव वो है जो रिमेनिंग थे जो वोट नहीं कर सकते थे. लेकिन वो टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of assembly a man had to be belong the highest bracket of the taxpayer. अब ये वही है कि अगर वो 3 days of the labor wage का इक्वल टैक्सेस पे कर सकता है तो
वो तब भी इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं। अब इधर जो था, इधर वैसे 25 इयर्स ज़्यादा मेन था नहीं, क्योंकि वो 25 अगर पैसिव सिटीजन्स में भी कोई ऐसा है जो लेबर की 3 डेज़ की वेज का पूरा एक दिन का टैक्स दे सकता है, तो उसे भी इलेक्शन में ले सकते हैं, चाहे वो 25 ईयर्स से नीचे हो, 25 ईयर्स का हो या 25 ईयर्स से ऊपर। 25 ईयर्स के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 25 ईयर्स का हो या 25 ईयर्स से नीचे का हो, तो उसको भी वोट करने का राइट है। नाउ कमिंग टू आवर पेज नंबर 11, here it says that constitution begin with the declaration of rights of man and citizens. अब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड वटेवर वटेवर, हमारी बुक्स के स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है, वो हम पढ़ लेंगे। तो इधर अब उनका जो था वो राइट से स्टार्ट होता था कि हर एक मैन का राइट क्या होना चाहिए, जैसे कि ये यहीं पर ही सो सी में भी थोड़ा सा बताया हुआ है, तो यू कैन रीड दैट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। सो अब इधर जो राइट्स जो यूज़ हुए हैं, ये राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, राइट टू ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड ये सब इस्टेब्लिश होते थे। नेचुरल alienable rights, that is they belong to each human being and could not be taken away। और ये राइट्स होते वो बिल्कुल भी वापस नहीं ले सकते थे। अब जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को राइट था ना कि बर्थ से कि वो रिच है, तो इन सारे पीपल को भी अब राइट था लाइफ का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ओपिनियन, यही सब राइट्स थे। अब इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू गिव द ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन हो गया, लेकिन तब भी स्टेट का एक ये ड्यूटी थी कि वो हर एक सिटीजन्स के नेचुरल राइट को उनको दे। तो आर दिस टॉपिक France become the constitutional monarch is finished. We will meet in the next video, so with the next topic and a new topic. So till that there, bye and have a nice day.